नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की है बड़ी भूमिका। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम ने कहा कि आज के स्टार्टअप हैं भविष्य के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न। भारत के एक्सपोर्ट डाटा से उत्साहित है उद्योग जगत। नवीनतम निर्यात आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात मर्चेंडाइज और सर्विसेज संयुक्त रूप से 73.55 बिलियन डॉलर होने का है अनुमान, जो सालाना आधार पर 14.20% की सकारात्मक वृद्धि को है दर्शाता। नई दिल्ली में स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज अलायंस पर सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण को विस्तार देने पर किया गया फोकस। 2032 तक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से 40% बिजली उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य पर इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस कर रहा है काम। आंखों की बीमारी झेल रहे रोगियों के लिए बड़ी खबर। आंखों की कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब एम्स में हो रही है गामा नाइफ थेरेपी के जरिए। दिल्ली एम्स बना देश का पहला अस्पताल जहां इस तकनीक के जरिए होती है आंखों की कैंसर की सर्जरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने उद्यमियों और सभी हितधारकों को संबोधित किया। स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है। इस विशाल संगम में सभी राज्यों से 3000 से अधिक प्रतिनिधि, 3000 भावी उद्यमी और 50,000 व्यवसायी आगंतुक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के रोड मैप में स्टार्टअप की बड़ी भूमिका है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है, और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है। वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं, 300, 400 की संख्या में है। स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी।
और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत के एक्सपोर्ट डाटा से उद्योग जगत उत्साहित है। नवीनतम निर्यात आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात मर्चेंडाइज और सर्विसेज संयुक्त रूप से $73.55 बिलियन होने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 14.20% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने डाटा की सराहना करते हुए कहा कि ये वैश्विक प्रतिकूलताओं से निपटने में भारतीय निर्यातकों के रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी क्षमता को दर्शाता है। और नई दिल्ली में देश में स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज अलायंस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण को विस्तार देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया गया और साथ ही तकनीक के जरिए भारत में बढ़ती हुई संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। गौरतलब है कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा देने की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2032 तक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से 40% बिजली उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य पर भी इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस काम कर रहा है। और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में रसायन मुक्त शुद्ध और जैविक सब्जियां उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फार्म टू फैमिली का एक नया नवाचार मार्केट में आया है। इसी स्टार्टअप के फाउंडर विश्वास गुप्ता IIM से पढ़े लिखे हैं। इन्होंने जॉब करने के बजाय किसानों के साथ जुड़कर शुद्ध और कीटनाशक मुक्त जैविक फल सब्जियां उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के काम करने का निर्णय लिया। विश्वास गुप्ता के अनुसार फार्म टू फैमिली प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी उपभोक्ता ऐप पर जाकर अपने लिए फार्म लैंड को बुक कर सकता है और हर 5वें दिन 25 से 30 सीजनल सब्जियां घर बैठे प्राप्त कर सकता है और इसके लिए मात्र 3 से 5 हजार रुपए का खर्च होता है। और इसके अलावा फार्म टू फैमिली के सदस्य को पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा जैसे कई और भी सहूलतें दी गई हैं। फार्म टू फैमिली के स्टार्टअप के 2 एकड़ जमीन के हिसाब से खेती के लिए सालाना 14 से 16 लाख रुपए दिए जाएंगे। फार्म टू फैमिली स्टार्टअप के विषय पर विश्वास गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में चल रहे एग्री हाट में हर दिन वैसे तो कई तरह के कृषि से जुड़े उद्यमशील व्यक्तियों के कार्यक्रम और अन्य तरह के आयोजन होते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ स्थायी रूप से कई तरह की स्टॉल्स भी लगे हैं जहाँ कृषि उत्पादों की बिक्री भी होती है। यही वजह कि यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पर कृषि से जुड़े लोग, स्टेक होल्डर और कई तरह के थिंकर आते रहते हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है विश्वास गुप्ता और वो भी फार्म टू फैमिली का एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं और यहाँ पर मौजूद भी आइए बात करते हैं इनसे। मैं फार्म्स टू फैमिलीज का फाउंडर हूँ। ये फार्म टू फैमिली क्या है? ये फार्म्स टू फैमिलीज एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अर्बन फैमिलीज और रूरल फार्मर्स को कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली फैमिलीज जो हैं वो अपने लिए फार्म लैंड बुक कर सकती हैं। एक्चुअली होता क्या कि आजकल के टाइम पे अगर मैं बात करूँ दिल्ली वगैरह जैसे, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है और अगर खाने वगैरह के बारे में बोला है तो काफ़ी सारा केमिकल और सारी चीज़ें हैं। अब आपको अगर उस केमिकल से बचना है तो अब एक ही तरीका है, अगर आपको ऑथेंटिक चाहिए तो आप खुद ही खेती करोगे तो ही मिल पाएगा। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आप बाकी ऐप्स पे आप जैसे होटल रूम वगैरह बुक करते हैं ना, वैसे ही आप इस पे अपने नियर बाई फार्म हाउस चूज़ कर सकते, रिव्यूज़ एंड स्टार के बेसिस पे चूज़ करिए, अपने लिए एक फार्म लैंड बुक कर लीजिए, आपको एक पर्सनल फार्मर मिलेगा, वो वहाँ पे आपके लिए खेती करेगा। जो भी वेजिटेबल आप सेलेक्ट करेंगे 25 से 26 तरीके की वेजिटेबल, मतलब पूरे सीजन की जितनी भी वैरायटी वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्लांट करी जाएंगी और जो भी वहाँ से प्रोड्यूस होगा वो हर 5वें दिन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेजिटेबल सेलेक्ट करने से पहले हम आपका पहले ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट करेंगे। सोचिए एक सब्जी देने वाला आपका पहले ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट कर रहा है, उसके बाद में डॉक्टर्स का पूरा पैनल बैठ के ये चेक करेंगे हम कि जेनेटिकली कौन सी बीमारी आ रही है या क्या हो सकता है अपने बच्चों में या फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे डिटेल हम पूरा चेक करते हैं। आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं इसमें? एक तो आपको फार्मलैंड मिल जाएगा, पर्सनल फार्मलैंड मिल गया, पर्सनल फार्मर मिल जाएगा जो आपके भी यहाँ पे खेती करेगा, इंश्योर करने के लिए कि वो केमिकल फ्री है। मैं आपको लाइव मॉनिटरिंग दे रहा हूँ, मतलब इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ से बैठे बैठे आप चेक कर सकते हो आपके फार्म लैंड पे चीज़ें कैसे ग्रो हो रही हैं, क्या हो रहा है, कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना ऑर्गेनिक कार्बन, हर एक डिटेल आपके मोबाइल तक लाइव पहुँचता रहता है आपके तक। दूसरा कि कोई भी वेजिटेबल, जैसे मैं बताया कि लाइक फुल बॉडी चेकअप हुआ करके हम ये बताने की कोशिश करते हैं आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
पूरा डॉक्टर्स का पैनल बैठ के ये सब डिसाइड करता है। आपको एक पर्सनल डाइटिशियन मिलता है, और अगर आप खाते खाते बोर हो गए कोई भी वेजिटेबल को, और या नहीं अगर आपको तरीका पता है, आप एक ही चीज़ को 10 अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं, आप मेरे ऐप पे आके चेक कर लीजिए, नहीं तो आप शेफ़ को बुला सकते हैं। ये जो जितनी सुविधाएं आप दे रहे हैं, जो भी आपके उपभोक्ता होंगे, जो भी आपके कस्टमर होंगे, उसका चार्ज कितना लगेगा? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना। जब कई लोग हम बोलते हैं तो बोलते हैं इतनी सारी चीज़ें आप कैसे करोगे। हम सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपये के अंदर देते हैं पूरे महीने की सब्जी, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, जिसके अंदर आपको एग्जॉटिक वेजिटेबल भी ऐड हैं, ठीक है। फार्म लैंड, फार्मर, डॉक्टर, शेफ़, डाइटिशियन, पूरे मतलब महीने की सब्जी और घर पे डिलीवर होगा सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपये के अंदर। इसके ऊपर दूसरा कोई भी एक भी पैसा नहीं है। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने किसान जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी मेरे पास ऑलरेडी लगभग 45 to 50 फैमिलीज़ हैं जो कि ऑलरेडी ले रहे हैं। अभी फार्मर्स अभी हमारे साथ और कनेक्ट हो रहे हैं, जिसमें नाबार्ड में भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करा हुआ है, और अभी और भी फार्मर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ एक लड़की भी ये काम कर रही है, ज्योति चौहान। आप यहाँ क्या करते हैं? एक रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, तो मैं ज़्यादातर फार्मर्स को जोड़ने का ही काम करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की हेल्प करके उनकी इनकम बढ़ाने की हेल्प कर पाऊँ। तो फार्म टू फैमिली किसानों को जोड़ रहा है, उपभोक्ताओं को स्वस्थ बना रहा है, और आप जैसे युवाओं को रोजगार भी दे रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। मैं विश्वास जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में कुछ देखा और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की हेल्प कर पाऊँ और लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ताकि वो अपना लाइफस्टाइल सुधार सके। कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आप हमारा F2F करके ऐप है, मेरा मोबाइल ऐप है, आप वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। उसमें 2 ऑप्शन है कि आप अगर फैमिली हैं तो आप अपने लिए लैंड बुक करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फार्मर, आप जो एज अ फार्मर भी अगर आपके पास लैंड है तो आप एज अ फार्मर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को क्या मिलेगा जो आपके साथी है? कि फार्मर को हर 2 एकड़ पे 14 से 16 लाख रुपए मिलता है 1 साल का, जहाँ पे कोई भी फार्मर ज़्यादा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए बनाता है, मैं उसको सोचिए पूरे साल का 16 लाख रुपए देता हूँ। इनपुट सारा हमारी तरफ से होता है। इनफैक्ट फार्मर को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे उसको 15 से 20 लाख रुपए का लाइफ कवर, उसकी पूरी फैमिली को हेल्थ असिस्टेंस, वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेन चीज़ है 14 से 16 लाख रुपए हर 2 एकड़ पे मिलना, और इनपुट वगैरह जितना भी कॉस्ट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन और जो भी है वो सारा कंपनी उठाती है। अधिकांश लोग कामकाजी है, सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, रात 10 बजे आते हैं, तो डिलीवरी सिस्टम क्या होगा? यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं ना, हम एक ही बार आपकी डिटेल ले लेते हैं। दैट इज टोटली AI बेस्ड थिंग कि हमने पूरे साल का आपका ले लिया, आपके रिक्वायरमेंट, हम ऑटोमेटिकली हम पीछे से वही काम करते रहते हैं। जो जिस सीजन की चीज़ें आती है वो चीज़ें हम वहाँ पे ग्रो करते हैं। सीजनली वेजिटेबल ऑटोमेटिकली हर 5वें दिन आपके घर पे पहुँच जाएगा। तो देखा आपने, दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में भी आपको अपनी मन इच्छा के अनुसार शुद्ध और जैविक फल, सब्जियां और अन्य खाद्यान्न की सामग्री उपलब्ध करवाने का फार्म से फैमिली कॉन्सेप्ट काम तो कर ही रहा है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों को कई तरह की कृषि से जुड़ी तकनीक उपलब्ध करवाने के अलावा अन्य तरह के बेनिफिट देने का अनुकरणीय प्रयास भी कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित दीमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत उद्यमों की कुल संख्या 4 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गई है। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 4 करोड़ से अधिक MSME को MSME मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया गया है, जिसमें 3.93 करोड़ सूक्ष्म उद्यम, इसके बाद 6.08 लाख छोटे उद्यम और 55,488 मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं। कुल संख्या में माल और सेवा कर से छूट प्राप्त इकाइयों को औपचारिक आर्थिक दायरे में लाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण तक पहुंच को सक्षम करने के लिए पिछले साल जनवरी में लॉन्च किए गए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.56 करोड़ पंजीकरण भी शामिल हैं। और आंखों की कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब एम्स में गामा नाइफ थेरेपी के जरिए हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां इस तकनीक के जरिए आंखों की कैंसर की सर्जरी होती है। कोरोइडल मेलेनोमा आंखों के पिछले हिस्से में होता है और देश में इस कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आंखों के अंदर पाया जाने वाला कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब नई दिल्ली के एम्स में हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां गामा नाइफ थेरेपी के जरिए आंखों की कैंसर की सर्जरी हो रही है।
इस थेरेपी के जरिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये कैंसर जो है फेयर स्किन जिन लोगों की होती है, फेयर स्किन, लाइट आइज़, उसमें ज़्यादा कॉमन, वैसे तो ऐसे ही रिपोर्टेड है, बट हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इसके काफ़ी केसेस अभी एम्स में आ रहे हैं। तो ये इस तरह का ये जो आई कैंसर है ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्स बीते 2 साल से गामा थेरेपी के जरिए आंखों के कैंसर का इलाज कर रहा है। अब तक 15 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। पिछले 2 साल से आंखों का कैंसर का इलाज गामा नाइफ के द्वारा ये भारतवर्ष में आई थिंक सिर्फ हमारे सेंटर में हो रहा है। पहले वो जो ट्रेडिशनल इलाज चलता था ब्रेकी थेरेपी, जिसमें कि वो एक रेडियो आइसोटोप रिलीजिंग सब्सटेंस आँख में डालते थे और वो एक इन्वेजिव तरीका है करने का इलाज और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। गामा नाइफ से ये एक नॉन इन्वेजिव हो जाता है, मतलब इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली में हर महीने 2 मरीज कोरोइडल मेलेनोमा ट्यूमर के आते हैं। देश में 40 साल के उम्र के लोगों में ये कैंसर देखने को मिल रहा है, जिसे नियमित जांच के जरिए ही पकड़ा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि गामा नाइफ थेरेपी के जरिए 80% मरीजों में ट्यूमर नियंत्रित हुआ है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 18 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,635 रुपए। 19 मार्च को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 8,650 रुपए हो गया। राजस्थान की ब्यावर मंडी में 18 मार्च को उड़द का भाव रहा 5,362 रुपए, जो कि 19 मार्च को 62 रुपए टूटकर 5,300 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन 18 और 19 मार्च को उड़द के सौदे 8,765 रुपए पर हुए। राज्य की ही महरौली मंडी में 19 मार्च को उड़द की खरीद 6,550 रुपए पर हुई। वहीं सुल्तानपुर मंडी में उड़द 8,760 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 8,250 रुपए, जो कि 19 मार्च को 500 रुपए बढ़कर 8,750 रुपए पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भी बढ़त के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। यहाँ 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 19 मार्च को 2,500 रुपए की भारी मजबूती के बाद 6,500 रुपए के स्तर पर पहुँच गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 19 मार्च को भी 10,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 18 मार्च को लहसुन का भाव रहा 10,250 रुपए, जो कि 19 मार्च को 50 रुपए टूटकर 10,200 रुपए पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 19 मार्च को लहसुन की खरीद 12,000 रुपए पर हुई। साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका।
इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन के उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में धान के खेत में सिंचाई करें, धान की बुआई भी कर सकते हैं। किसान जूट की बुवाई कर लें, यहाँ भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह उड़द की भी बुवाई कर लें। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। दूसरी ओर लौकी की बुवाई कर लें। इसके साथ ही तुरई की बुवाई करें। मेघालय में बैंगन की रुपाई करें। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की रुपाई के लिए समय उचित है। किसान टमाटर के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में शलजम की खुदाई कर लें। साथ ही मूली की खुदाई करें। किसान गाजर की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। यहाँ ब्रोकली की भी कटाई करें। मेघालय में अदरक की खुदाई कर सकते हैं। किसान हल्दी की भी खुदाई करते रहें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
पश्चिम बंगाल में आयकर अधिकारियों ने सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार में मंत्री अरूप विश्वास के भाई और तृणमूल नेता स्वरूप विश्वास के घर पर छापा मारा। मंगलवार सुबह आयकर अधिकारियों ने सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ स्वरूप विश्वास के घर पहुंचकर छापेमारी की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को सुनवाई करेगा। के कविता ने आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि किसी भी तरह का धार्मिक प्रचार न करें। बिहार में जन अधिकार पार्टी और आरजेडी में गठबंधन तय है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी तैयारी सभी सीटों पर है और वो INDIA गठबंधन के अलावा और किसी पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते और आरजेडी को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमके ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की मौजूदगी में चेन्नई में ये घोषणा पत्र जारी किया गया और इसके साथ ही पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकपाल ने अब इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत सरकार द्वारा महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों का जिक्र किया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस साल आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने का फैसला किया है। पहले 26 मई को प्रस्तावित ये परीक्षा अब 16 जून को आयोजित की जाएगी। और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गाजीपुर सीमा पर लगाए गए सीमेंट बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर दिया है। इन्हें लगाने का उद्देश्य किसान आंदोलन के दौरान किसानों को राजधानी की ओर आने से रोकना था। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें।